आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात है आज से करीब 50-55 साल पहले की। ये उन दिनों की कहानी है जब मेरे दादाजी जवान हुआ करते थे। दादाजी बताते हैं कि उन दिनों गांव देहात में ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोग यहाँ से वहाँ जाने के लिए बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी का ही इस्तेमाल किया करते थे। और अगर इस बीच किसी को नदी पार करनी हो तो फिर उन दिनों ब्रिज भी नहीं हुआ करते थे। हालांकि हुआ करते थे मगर इतने नहीं, बहुत ही कम। इसलिए ब्रिज पार करने के लिए लोग ज़्यादातर नौके या फिर बड़ी नावों का ही सहारा लिया करते थे। उन दिनों मेरे दादाजी नाविक हुआ करते थे। नाविक यानी कि जो नौके से लोगों को नदी पार करवाते हैं। दादाजी बताते हैं कि उन दिनों बरसात का मौसम चल रहा था। रह रहकर हर दिन लगातार बारिश होती रहती थी। इस वजह से नदी में पानी भी बहुत था। और उन दिनों लोग भी ज़्यादातर कामों से शहर जा रहे थे, क्योंकि उन दिनों बीमारियां बहुत फैल रही थी। किसी को बुखार होता तो कभी किसी को उल्टी। बरसात में जैसा कि आम तौर पर होता ही है, तो इसलिए डॉक्टर के लिए या फिर दवाइयाँ लाने के लिए लोग ज़्यादातर शहर जाते हैं। एक रात की बात है, दादाजी हमेशा की तरह ही उस रात करीब 7:30 बजे के आसपास अपने नौके को नदी के किनारे बांधकर वापस घर की ओर ही लौट रहे थे। अभी उन्होंने अपने नौके को बांधना शुरू किया ही था कि तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। वो हाथ जैसे बर्फ की सिल्ली की समान ठंडा था। दादाजी ने तुरंत पीछे घूम कर देखा तो पाया कि एक औरत है। उस औरत ने अपने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। तभी उस औरत ने दादाजी से कहा, भाई साहब, मुझे नदी पार करवा दीजिए। मेरा बच्चा बीमार है, बस उसके लिए दवाई लेकर वापस आना है। दादाजी वैसे तो रात के समय, वो भी इतनी रात गए, किसी को नदी पार नहीं करवाते हैं, मगर क्योंकि वो औरत लाचार थी और उसका बच्चा बीमार था तो दादाजी को दया आ गई। उन्होंने सोचा क्यों ना बस एक आखिरी सवारी को नदी पार करवा ही दिया जाए और फिर वापस लेकर अपने घर लौट जाएंगे। जिसके बाद दादाजी ने अपने नाव खोला और फिर उस औरत को बिठाकर नदी पार कराने की ओर आगे बढ़ चले। जैसा कि बरसात का मौसम था तो नदी में काफ़ी पानी था। ऊपर से अब धीमी धीमी बारिश भी शुरू हो चुकी थी। दादाजी को डर था कि कहीं ये बारिश तूफान का रूप ना ले ले, मगर बारिश अभी धीमी ही थी। इसलिए दादाजी जल्दी जल्दी चप्पू चलाने लगे। चप्पू चलाते हुए दादाजी ने एक नज़र उस औरत की तरफ देखा। वो औरत चुपचाप नाव के दूसरी तरफ बैठी हुई थी। शायद बेचारी को अपने बच्चे की फिक्र हो रही होगी। ये सोचकर दादाजी ने जल्दी जल्दी हाथ चलाने शुरू कर दिए। जल्दी जल्दी चलते चलते दादाजी ने महसूस किया कि बारिश अब थोड़ी और भी ज़्यादा तेज हो चुकी है। चलते चलते वापस से उनकी नज़र उस औरत की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि उस औरत के चेहरे पर से अब घूंघट हट चुका है। शायद हवा की वजह से हट गया होगा और उस औरत को ध्यान नहीं रहा होगा। दादाजी ने उसके चेहरे को देखने की कोशिश की, मगर अंधेरा काफ़ी था, जिस वजह से दादाजी उसका चेहरा साफ तौर पर देख नहीं पा रहे थे। मगर वो इतना ज़रूर समझ पा रहे थे कि वो औरत बहुत ही गोरी चिट्टी है। उसका चेहरा जैसे उस अंधेरे में भी चमक सा रहा था,
खैर, दादाजी ने चप्पू चलाते चलाते नाव को उस किनारे पर ले जाकर रोका और फिर उस औरत से कहा, यहाँ तो और कोई नाव दिख नहीं रही, आपको वापस उस पार जाना है क्या? तो इस पर उस औरत ने कहा, हाँ बस आप यहीं रुकिए, मैं भी कुछ ही देर में दवा लेकर आती हूँ। दादाजी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर वो औरत नाव से नीचे उतरकर शहर की तरफ दवा लाने चली गई। दादाजी ने इधर उधर देखा, वहाँ आसपास कोई नाव नहीं था, बिल्कुल सुनसान। बारिश भी अब थोड़ी थोड़ी तेज हो रहे थे। उन्हें डर था कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गई तो फिर उन्हें सर बचाने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, और यहाँ आसपास तो कोई घर भी नहीं दिख रहा, सिर्फ एक घाट है। खैर, कुछ ही देर में वो औरत वापस आ गई। उन्होंने वापस से दादाजी को चलने को कहा। दादाजी उस औरत को लिए वापस से अपने गांव की ओर चल दिए। इस बार ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो औरत थोड़ी अजीब सी लग रही हो। उसका चेहरा भी कुछ अजीब सा हो गया था। उसकी आंखें उस अंधेरे में भी जैसे चमक सी रहे थे। दादाजी को समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। एक इंसान की आंख चमक कैसे सकती है? उस औरत की आंख धीरे धीरे लाल पर लाल होती जा रहे थे, जैसे कि लाल बत्ती जल रही हो। वो बत्ती की रोशनी, या फिर ऐसा कहें कि वो आंख की रोशनी इतनी तेज थी कि उसके सिर पर घूंघट होने के बावजूद भी उसकी आंख दादाजी साफ तौर पर देख पा रहे थे। दादाजी को अब कुछ ना कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए। तभी उस औरत ने दादाजी से कहा, आपको डर नहीं लगता? इतनी रात गए आप नाव चलाते हैं? तो इस पर दादाजी ने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। दादाजी कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके वो चुप रहें और उस औरत से बात करने की कोशिश ना करें, मगर वो औरत सवाल पर सवाल किए जा रहे थे और दादाजी बस हाँ हूँ में जवाब दे रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद नाव उस किनारे पर पहुँच गई। दादाजी ने उस औरत को उतरने को कहा। उस औरत ने नाव से उतरना शुरू किया। वो जैसे ही नाव से उतरने लगी तो इस घाट पर जहाँ पर नाव को बांधा जाता था वहाँ पर एक लालटेन जल रहे थे। दादाजी ने उस लालटेन की रोशनी में उस औरत के पैर देखे तो दादाजी के जैसे सर से पैर तक उनका पूरा शरीर कांप गया, क्योंकि उस औरत के दोनों पैर उल्टे थे, यानी कि पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मगर दादाजी ने उस औरत को ऐसा नहीं जताया कि वो उसके पैर देख चुके हैं। वो बस चुपचाप वापस से अपना नाव बांधते रहें। नाव बांधकर उन्होंने वापस पीछे पलट कर देखा। वो औरत वहाँ पर कहीं नहीं थी, मगर वहाँ पर दादाजी के पैसे नीचे ज़मीन पर पड़े हुए थे। दादाजी ने उन पैसों को भी नहीं उठाया। उन्होंने उन पैसों को वापस से नदी में फेंक दिया और फिर भागते हुए अपने घर पहुंच गए। आज करीब 12 सालों के बाद सोहन अपने गांव जा रहा था। रास्ते भर वो बस यही सोचता रहा कि गांव कितना बदल चुका होगा इतने सालों में। इतने सालों में कितने लोग बदल चुके होंगे, सबके चेहरे बदल गए होंगे। पता नहीं वो सोहन को पहचान भी पाएंगे या नहीं। सोहन शहर में रहने वाला एक ऑफिस का लड़का था। ऑफिस का लड़का यानी कि बस ऑफिस का काम और यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं। बिल्कुल सीधा साधा अपने काम से काम रखने वाला लड़का। वो आज करीब 12 सालों के बाद अपने गांव जा रहा था, उसके दादाजी और दादी से मिलने।
चाचा जी भी उसे बहुत प्यार करते थे। आज से करीब 12 साल पहले वो उन लोगों से मिला था। पता नहीं वो लोग उसे इस हालत में देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे, बस यही सोचकर वो खुश हो रहा था और जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंच जाना चाहता था। ट्रेन रेंगती हुई धीमी रफ्तार में पटरियों पर आगे बढ़े जा रही थी। शायद कोई स्टेशन आने वाला था, मगर सोहन का स्टेशन तो अभी दूर था। ये सोचकर वो निश्चिंत होकर सीट पर सिर टिकाकर बैठ गया और आराम से खिड़की से आ रही ठंडी हवाओं का मज़ा लेने लगा। बोगी में उसके अलावा बस 1 या 2 लोग ही रहे होंगे, क्योंकि वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। हालांकि वो रात गए अपने गांव नहीं जाना चाहता था, मगर उसके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि बस इसी ट्रेन की सीटें खाली थी। बाकी सभी ट्रेनों की सीटें भरी हुई थी, तो यहीं उसे रिजर्वेशन मिल गया। और क्योंकि सफ़र दूर था तो रिजर्वेशन ज़रूरी ही था, इसलिए उसने यही ट्रेन चुना। वो जब तक अपने गांव पहुंचेगा तब तक शायद रात के 1-1:30 बज चुके होंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। सोहन के सोचे हिसाब से वो रात के करीब 1:15 बजे अपने गांव के स्टेशन पर उतरा। रात काफ़ी हो चुकी थी। उस स्टेशन पर सोहन के अलावा और कोई नहीं उतरा था। उसने नज़र घुमाकर चारों तरफ देखा। उसके अलावा कोई इंसान तो दूर, एक कुत्ता तलक भी नज़र नहीं आ रहा था। स्टेशन पर रोशनी भी बहुत कम थी। ट्रेन करीब 1 मिनट ही वहीं पर रुकी होगी और फिर वो भी रेंगती हुई आगे बढ़ गई। अब उस पूरे स्टेशन पर सोहन के अलावा और कोई नहीं था। सोहन बस अकेला वहीं पर खड़ा खड़ा नज़ारों को देखे जा रहा था। तभी सोहन ने अपने मन ही मन में कहा, यार 12 सालों में तो कुछ भी नहीं बदला। ये स्टेशन आज भी रात में उतना ही खाली रहता है जितना 12 साल पहले हुआ करता था। पता नहीं गांव बदला होगा या नहीं। ये सोचकर सोहन वहीं पास ही में एक बेंच पर बैठ गया और थोड़ी देर सांस लेने लगा। उसने नज़र घुमाकर ठीक से देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखा। न कोई इंसान, न कोई चाय की दुकान, यहाँ तलक कि पानी का भी वहाँ पर कोई माध्यम नहीं था। उसे प्यास भी बहुत लग रहे थे। उसने सोचा कि इस स्टेशन से पहले बाहर निकले तो हो सकता है शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं। जिसके बाद वो अपना बैग लेकर धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलने लगा। वो स्टेशन से बाहर निकला तो उसका शक बिल्कुल सही निकला। स्टेशन के बाहर भी बिल्कुल वैसा ही सन्नाटा पसरा हुआ था जैसा कि अंदर। उसने मन ही मन सोचा, अब तो यहाँ कोई सवारी मिलने से रही। बस 2 किलोमीटर ही तो जाना है, क्यों ना पैदल ही निकल पड़ूं। वैसे भी मैं इस सुनसान स्टेशन में तो रात नहीं बिताना चाहता, तो पैदल ही निकल पड़ता हूँ। इतना कहकर वो पैदल ही अपना बैग लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते पर उसके अलावा दूर दूर तक और कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था। रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घनी झाड़ियाँ थी। उसके अलावा ना कोई घर था और ना ही कोई दुकान। सोहन को बहुत प्यास लग रही थी। उसका पानी का बोतल भी ख़त्म हो चुका था और पानी का कहीं और कोई ज़रिया उसे नज़र नहीं आ रहा था। वो किसी तरह बस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर कोई घर भी दिख जाए तो कम से कम वो पानी मांगकर पी सकेगा। इसी तलाश में वो बस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें उसे बदली हुई सी नज़र आ रहे थे, इसलिए उसे डर था कि कहीं वो रास्ता ना भटक जाए, क्योंकि वो यहाँ आज से करीब 12 साल पहले आया था
और 12 साल में याददाश्त कमज़ोर हो ही जाती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ने लगा। अभी वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सोहन थोड़ा घबरा सा गया, मगर वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसके पीछे जो भी है वो सतर्क हो जाता, और सोहन ये नहीं चाहता था। उसे डर था कि कहीं कोई लुटेरा तो नहीं, इसलिए सोहन बस आराम से चलने की कोशिश कर रहा था और बस किसी तरह अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। पीछे से वो कदमों की आवाज़ लगातार सोहन के कानों में आए जा रहे थे, मगर वो एक ही इंसान था। जो कोई भी था वो बस अकेला ही था, मगर सोहन को इस बात का डर था कि अगर उसके पास कोई हथियार हुआ तो। बस इसीलिए वो आगे बढ़ता रहा और पीछे मुड़ने की उसने कोशिश नहीं की। उसने अब अपने चलने की रफ्तार काफ़ी तेज कर दी, मगर वो पीछे जो कोई भी था वो भी सोहन का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो भी उसके पीछे पीछे आए जा रहा था। ये सिलसिला चलते हुए अब काफ़ी वक्त हो चला था। सोहन को समझ नहीं आ रहा था कि पीछे जो कोई भी है वो सामने आकर सोहन से बात क्यों नहीं करता। यानी कि अगर वो एक लुटेरा है तो सोहन के सामने आकर उसे लूटता क्यों नहीं। बस उसके पीछे पीछे चलना, इसका क्या मतलब हुआ। सोहन को कहीं ना कहीं अब शक हो रहा था, इसलिए वो एकदम से रुका और उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, मगर उसके पीछे वहाँ पर कोई नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अगर पीछे कोई है नहीं तो तब से ये कदमों की आवाज़ कैसे आ रही है। तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। सोहन का पूरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। वो हाथ जिसका भी था बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। सोहन एकदम से पीछे मुड़ा, मगर पीछे का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि पीछे कोई इंसान था ही नहीं, बल्कि बस एक कटा हुआ हाथ था जिसने सोहन के कंधे को पकड़ रखा था। डर के मारे वो झटक कर एकदम से नीचे गिर गया। वो कटा हुआ हाथ अभी भी हवा में तैर रहा था। सोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक कटा हुआ हाथ इस तरह से हवा में कैसे तैर सकता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, अपना सामान लिया और वहाँ से तेजी से दौड़ लगा दी। भागते भागते वो जैसे तैसे गांव पहुँचा। जिसका भी घर उसे सामने दिखा वो उसी के घर में घुस गया और उन घर वालों को पूरी बात बताई। पूरी रात वो वहीं रुका रहा और अगली सुबह ही वो अपने घर पहुंचा। मगर वो सब क्या था वो आज तक सोहन को समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।